नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सबसे पहले सत्र के विषयों की सूची देख लेते हैं। आज के सत्र में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे न्यायाधिकरण सुधार, युक्तिकरण और सेवा की शर्तें अध्यादेश 2021 के बारे में। फिर हम कोविड-19 और महिला श्रमिक से संबंधित एक एडिटोरियल देखेंगे। तत्पश्चात हम भारत चीन सीमा विवाद और अन्य चुनौतियों की चर्चा करेंगे और फिर हम भारत के समक्ष वैक्सीन आपूर्ति की चुनौतियों से संबंधित एक अन्य एडिटोरियल को देखेंगे। फिर हम कोविड-19 महामारी और सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न को देखेंगे, जिसकी उत्तर संरचना भी हम आपको प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से यह संदर्भित है सरकार द्वारा न्यायाधिकरण सुधार और सेवा की शर्तें अध्यादेश 2021 को प्रख्यापित किए जाने से। इसके माध्यम से अनेक अपीलीय प्राधिकरणों और उनसे संबंधित अधिकारों में परिवर्तन किए गए हैं। हालांकि इसकी अनेक आधारों पर आलोचना भी की जा रही है। इसके संदर्भ में आपको यह समझना आवश्यक है कि जब हम बात करते हैं अधिकरण या न्यायाधिकरण की, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्राइब्यूनल या ट्रिब्यूनल, वह होता क्या है। अधिकरण या न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी आदि विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया जाता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में मुख्य रूप से एकीकृत प्रकार की न्यायपालिका को स्थापित किया गया है, जिसमें हम उच्चतम न्यायालय के साथ ही राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर जिला न्यायालयों आदि की उपस्थिति को देखते हैं। हालांकि इस प्रकार की स्तरीय व्यवस्था के साथ ही हम कुछ अन्य प्रकार की न्यायिक संस्थाओं को भी देखते हैं, जिसमें अधिकरण या ट्राइब्यूनल महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के अधिकरणों की स्थापना की गई है विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों से तेजी से निपटने के लिए और साथ ही साथ न्यायालयों के कार्यभार को कम करने के साथ ही निर्णयन में तेजी लाने के लिए और एक ऐसे मंच का निर्माण करने के लिए जहां अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सके। और इसके तहत विविध प्रकार के महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका वाले अधिकरणों की स्थापना की गई है। जैसे कि आपने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का नाम सुना होगा, आपने केंद्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल का नाम सुना होगा। इसके अलावा सशस्त्र बल, कराधान और अन्य प्रशासनिक मुद्दों के संबंधित विवादों की सुनवाई के लिए भी विविध प्रकार के अधिकरणों की स्थापना की गई है। उल्लेखनीय है कि अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। इसे वस्तुतः भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया और इसमें मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की भूमिका है, जिसमें अनुच्छेद 323A संबंधित है प्रशासनिक अधिकरणों से और अनुच्छेद 323B संबंधित है अन्य मामलों से संबंधित अधिकरणों से। अनुच्छेद 323B के तहत संसद और राज्य विधानमंडल निम्नलिखित विषयों से संबंधित विवादों के अधिनिर्णयन के लिए अधिकरणों की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें कराधान शामिल है, विदेशी मुद्रा आयात व निर्यात, औद्योगिक और श्रम संबंध, भूमि सुधार, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, संसद राज्य विधानमंडल निर्वाचन, खाद्य सामग्री और साथ ही साथ किराया और किराएदारी अधिकार आदि शामिल हैं। हालांकि सरकारों द्वारा इस प्रकार के ट्राइब्यूनल्स की शक्तियों, इसमें सदस्यों की नियुक्ति आदि के संदर्भ में समय समय पर विविध प्रकार के परिवर्तन आदि किए जाते रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से वित्त अधिनियम 2017 के द्वारा केंद्र सरकार को 19 विविध ट्रिब्यूनलों जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए सदस्यों की योग्यता, उनकी सेवा के नियम, शर्तों और खोज सह चयन समितियों की संरचना पर नियमों को अधिसूचित करने का अधिकार मिला था। और अब हाल में सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से इस वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन किए हैं और इसमें अधिनियम में ही
खोज सह चयन समिति यानी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की संरचना और सदस्यों के कार्यकाल के संदर्भ में विविध प्रकार के नवीन प्रावधान किए गए हैं, जिसे हमें जानना चाहिए। यदि हम बात करें खोज सह चयन समिति यानी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के संदर्भ में, तो इस अध्यादेश के माध्यम से ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा एक खोज सह चयन समिति की सिफारिश पर की जानी है। यह समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इसमें केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत सचिव की भी भूमिका होगी और साथ ही साथ वर्तमान या निवर्तमान अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे अथवा उनके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल होंगे। इसमें मंत्रालय सचिव की भी भूमिका है, जिसके तहत न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। हालांकि मंत्रालय सचिव को मतदान अधिकार नहीं दिया जाएगा। यदि हम कार्यकाल की बात करें तो न्यायाधिकरणों के संदर्भ में इसके अध्यक्ष के कार्यकाल को निर्धारित किया गया है 4 वर्ष या 70 वर्ष और सदस्यों के कार्यकाल को निर्धारित किया गया है 4 वर्ष या 67 वर्ष। साथ ही साथ सरकार द्वारा अनेक अपीलीय प्राधिकरणों को समाप्त कर दिया गया है और इनके कार्यों का मुख्य रूप से उच्च न्यायालयों में हस्तांतरण कर दिया गया है। जो ट्राइब्यूनल समाप्त कर दिए गए हैं उसमें फिल्म सर्टिफिकेट अपीलीय प्राधिकरण और बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा जो इस प्रकार के परिवर्तनों को लाया गया है वह अनेक आधारों पर आलोचना का केंद्र भी बना है। मुख्य रूप से सरकार ने इसके तहत अध्यादेश के मार्ग का सहारा लिया है और अध्यादेश के मार्ग के सहारे के चलते ही इसकी आलोचना की जा रही है, क्योंकि इसको विधायी प्रक्रिया का पालन ना करते हुए एक प्रकार से बाईपास करते हुए अध्यादेश के माध्यम से परिवर्तन किया गया है, जो कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली बनाता है विधायिका के समक्ष। साथ ही साथ जिस तरीके से व्यापक परिवर्तन लाए गए हैं उसमें अनेक महत्वपूर्ण प्राधिकरणों को बिना व्यापक परामर्श के ही उन्मूलित कर दिया गया है और यह सुप्रीम कोर्ट के रॉजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक 2019 वाद के भी प्रतिकूल है, क्योंकि इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि यदि किसी भी प्रकार का न्यायाधिकरण का उन्मूलन किया जाता है तो उन्मूलन के पूर्व एक व्यापक न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जो कि इस मामले में नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य वाद मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद 2020 में दिए गए सुझाव को तो जरूर माना गया है, जिसके तहत ट्राइब्यूनल अधिकारियों के चयन में सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की भूमिका को उल्लिखित किया गया है। हालांकि इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब बात आए अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की तो उसे 5 वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार द्वारा 5 वर्ष के स्थान पर इसे 4 वर्ष तक ही सीमित कर दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि पिछले बहुत समय से केंद्र सरकार पर लगातार यह दबाव डाला जा रहा है कि वह भारत में न्यायाधिकरणों का बेहतर देखरेख करने के संदर्भ में एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करे और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 1997 के एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ वाद में ऐसा सुझाव दिया गया था। जब हम बात करते हैं नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन की, तो यह मुख्य रूप से न्यायाधिकरणों के कार्यों को देखे जाने के संदर्भ में एक सर्वोच्च और स्वतंत्र निकाय होगा। हालांकि इसके संदर्भ में अभी भी अंतिम निर्णय नहीं किया गया है, जिसकी आलोचना की जा रही है। उल्लेखनीय है कि भारत में संविधान के अनुच्छेद 50 और अन्य प्रकार के अनुच्छेदों के माध्यम से भारत में एक त्रिस्तरीय प्रकार की संरचना को स्थापित किया गया है, जिसमें एक तरफ तो कानून का पालन कराने के लिए
कार्यपालिका कार्य करती है, वहीं दूसरी ओर कानूनों को बनाए जाने के संदर्भ में विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है न्यायपालिका, जिसके द्वारा विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा उनके पालन किए जाने के संदर्भ में बनाए गए विविध प्रकार के विनियमन आदि की समय समय पर न्यायिक समीक्षा की जाती है और इसके आधार पर यदि कोई कानून या विनियमन मूल अधिकार आदि से असंगत होता है तो संविधान के अनुच्छेद 13 और 226 के अनुरूप न्यायपालिका द्वारा उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। यह जो व्यवस्था है वह एक प्रकार के संतुलन पर आधारित होती है और यदि न्यायपालिका के कार्य अथवा नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप अथवा नियंत्रण बढ़ने लगेगा तो निश्चित रूप से ही यह जो संतुलन है वह बंटने लगेगा, वह टूटने लगेगा। इससे एक तरीके से न्यायिक स्वतंत्रता भी बाधित हो सकती है। यही कारण है कि न्यायिक कार्यों में न्यायिक सदस्यों के देखरेख में अथवा न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति आदि के संदर्भ में एक स्वतंत्र आयोग की भूमिका होनी चाहिए जो कार्यपालिका से स्वतंत्र हो, क्योंकि इससे न्यायाधिकरणों के मामलों में जो वर्तमान में कार्यपालिका द्वारा अधिकांश नियुक्तियां व सेवा शर्तें आदि निर्धारित की जाती हैं वह एक प्रकार से तो न्यायिक स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर इससे कार्यपालिका का न्यायपालिका पर भी अप्रत्यक्ष नियंत्रण देखा जाता है। तो इस तरीके की व्यवस्था को संतुलित किया जा सके इसके संदर्भ में एनटीसी काफी महत्वपूर्ण है। एनटीसी के बनने की स्थिति में वह सभी कार्य किए जा सकेंगे जो वर्तमान में कार्यपालिका द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के न्यायाधिकरणों का बेहतर और स्वतंत्र प्रबंधन किया जा सकना संभव हो सकेगा, क्योंकि एनटीसी की संरचना इस प्रकार से बनाने का प्रस्ताव किया गया है कि वह एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के आधार पर कार्य करने वाली संरचना होगी, जिसका खुद का सीईओ होगा, जिसका खुद का स्वतंत्र बोर्ड होगा और साथ ही साथ उसका खुद का सचिवालय भी प्रस्तावित किया गया है। साथ ही साथ न्यायाधिकरणों का बेहतर प्रकार से पर्यवेक्षण करने की दिशा में भी एनटीसी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और उसके द्वारा न्यायाधिकरणों के प्रशासनिक कर्तव्यों का भी बेहतर ढंग से निर्वहन किया जा सकेगा, जिससे न्यायपालिका में कुशलता में वृद्धि होगी। यही कारण है कि न्यायाधिकरणों पर राजनीतिक प्रभाव को कम किए जाने के दृष्टिकोण से न केवल एनटीसी की स्थापना की सिफारिश की जा रही है, अपितु यह भी कहा जा रहा है कि जब तक एनटीसी की स्थापना नहीं होती है तब तक संक्रमण काल में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि न्यायाधिकरणों आदि के संदर्भ में एक स्वतंत्र नियोजन किया जा सके। साथ ही साथ यदि न्यायाधिकरणों में कार्यपालिका आदि के द्वारा किसी भी प्रकार का सुधार आदि किया जाता है तो वह पूर्व निर्धारित साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए और यह कार्यपालिका की मन मर्जी के आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार के सुझावों को ध्यान में रखा जाता है तो निश्चित ही एनटीसी के माध्यम से राजनीतिक प्रभाव को कम किया जा सकेगा न्यायपालिका में और न्याय की संकल्पना को भी हम ध्यान में रखते हुए बेहतर सुधारों की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसे आप सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में भारतीय समाज से भी जोड़कर देख सकते हैं और महिला संबंधी मुद्दों से भी इसका जुड़ाव है। यह एडिटोरियल केंद्रित है कोविड-19 के महिला श्रमिकों पर पड़ने वाले असमानुपातिक प्रभाव से और यह देखा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी पहले से ही कम हुई है और कोविड-19 के चलते तो यह और भी कम होती जा रही है। महिला श्रम बल भागीदारी को आप समय समय पर किए जाने वाले श्रम बल सर्वे के अंतर्गत भी देख सकते हैं, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में यह देखा जा रहा है कि किस प्रकार से महिला श्रम बल भागीदारी लगातार कम होती जा रही है। 2004-05 में जहां इसकी प्रतिशतता
29.4% थी, वह आगे और कम होकर 2009-10 में 23.3% हुई और धीरे धीरे इसमें लगातार कमी आती जा रही है, जो 2018-19 के अनुसार 18.6% तक ही सीमित हो गई है। 2020 और उसके बाद कोविड-19 के प्रभाव के चलते तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कार्यशील महिलाओं का केवल 18% ही अब रोजगार में संलग्न रह गया है, जबकि पुरुषों में यह अनुपात 75% तक है। निश्चित रूप से इस प्रकार की श्रम बल भागीदारी में कमी आने के अनेक कारण हैं, जैसे कि इसमें अच्छी नौकरी की कमी, बाध्यकारी सामाजिक मानक और घरेलू कार्यों का बोझ आदि महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सभी कारकों पर पिछले साल से जारी लॉकडाउन आदि के प्रभावों ने काफी गंभीर रूप से प्रभाव डाला है और इसे हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से भी देख सकते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार 61% पुरुष ऐसे रहे हैं जिन पर लॉकडाउन का प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन इसकी तुलना में केवल 19% महिलाएं ही ऐसी रही हैं जिन पर लॉकडाउन का प्रभाव नहीं देखा गया है। इस प्रकार की जॉब में, जिसे हम एक तरीके की फॉर्मल या औपचारिक नौकरी कह सकते हैं, इस प्रकार की जो नौकरी है वह बहुत कम महिलाओं को ही प्राप्त है और इसमें यह भी देखा जा रहा है कि नौकरी होने के बावजूद लगातार लोगों की नौकरी भी छूटी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अधिकांश महिलाओं और पुरुषों की लॉकडाउन के काल में नौकरी भी छूटी है। हालांकि उनमें से अधिकांश को नौकरी वापस भी प्राप्त हुई है, लेकिन यह जो वापस नौकरी प्राप्त हुई है उसमें से 47% पुरुषों की भागीदारी है और महिलाओं के लिए यह प्रतिशत मात्र 7% ही है। यह भी देखा गया है कि पुरुष कम आय वाले रोजगार को प्राप्त कर पाने में सफल हुए हैं, लेकिन महिलाओं के संदर्भ में ऐसा नहीं देखा गया है। मुख्य रूप से 2019 और 2020 में आंकड़े ये बताते हैं कि किस प्रकार से लगभग 33% औपचारिक वैतनिक पुरुषों के द्वारा स्वरोजगार प्रारंभ किया गया, लेकिन इसकी तुलना में मात्र 4% महिलाएं ही ऐसा कर पाने में सफल हुई हैं। वहीं दूसरी ओर 9% पुरुष इस काल में दैनिक मजदूरी का कार्य आरंभ किए हैं। महिलाओं के संदर्भ में यह प्रतिशतता मात्र 3% ही है। यानी लॉकडाउन के काल में चाहे औपचारिक नौकरी करने वाली महिलाएं हों अथवा दैनिक मजदूरी करने वाली महिलाएं हों, सब पर ही इसका नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि यदि महिलाएं दैनिक मजदूरी करती हैं तब भी उन्हें पर्याप्त मजदूरी दर प्राप्त नहीं होती। जैसे कि सितंबर से अक्टूबर 2020 के महीने में आंकड़ों के तहत यह देखा गया कि दैनिक आधार पर मजदूरी करने वाले कर्मी 7,965 रुपये मासिक आधार पर प्राप्त कर पाने में सफल थे, लेकिन जब इसकी तुलना की गई महिलाओं से तो यह दर काफी कम थी। महिलाओं के द्वारा इस काल में ऐसे क्षेत्रों में भी रोजगार को खोया गया है जहां उनकी व्यापकता देखी जाती है। जैसे कि शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में प्रति 100 कर्मियों में से लगभग 20 महिलाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र में जो 100 लोगों का रोजगार गया है, ऐसे रोजगार खोने वाले 100 लोगों में 70 महिलाएं ही हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में 100 में से लगभग 40 महिलाएं विद्यमान हैं, लेकिन इसमें भी रोजगार खोने वाले 100 लोगों में से 80 महिलाएं ही हैं। रोजगार खोने के साथ ही लॉकडाउन के काल में महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ी हैं, जिससे उनका कार्य पर वापस लौट पाना संभव नहीं हो सका है। यही कारण है कि जिस तरीके से लॉकडाउन के काल में महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उसको देखते हुए हमें कुछ उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। जैसे कि हमें श्रमिकों और रोजगार के संदर्भ में महिला संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इसके दृष्टिकोण से कार्य करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ सरकार के द्वारा मनरेगा योजना के तहत भी रोजगार दिवसों को बढ़ाने की आवश्यकता है। अनेक विशेषज्ञों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की मनरेगा योजना के समान ही शहरी क्षेत्र में भी इस प्रकार की रोजगार गारंटी
योजना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हमें महिला सघन क्षेत्रों में रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए निरंतरता के आधार पर प्रयास करना होगा। जैसे कि इसके संदर्भ में हम सामुदायिक रसोई खोलने पर विचार कर सकते हैं। हम स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने पर प्राथमिकता दे सकते हैं और साथ ही साथ हम महिला एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। यह भी सलाह दी जा रही है कि कोविड-19 से गंभीर रूप से प्रभावित हुई लगभग 25 लाख आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक आधार पर 5,000 रुपए की सहायता भी दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित राष्ट्रीय रोजगार नीति के तहत महिला श्रमिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा और महिलाओं द्वारा यदि घरेलू कार्य किया जाता है तो उन्हें उचित रूप से क्षतिपूर्ति भी दी जानी चाहिए। इसके तहत अनेक विशेषज्ञों द्वारा एक बेसिक इनकम स्कीम को भी महिलाओं के लिए शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इसके संदर्भ में क्षतिपूर्ति दी जा सके। साथ ही साथ सरकारों के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ाना होगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बच्चे बूढ़ों की देखभाल आदि का क्षेत्र हो। और यदि हम इस तरीके के उपाय कर पाएंगे तो निश्चित ही महिलाओं को श्रम अवसरों में वृद्धि के साथ ही उनकी अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए कार्य किया जा सकेगा, जिससे विशेष रूप से श्रम के क्षेत्र में एक सकारात्मक हस्तक्षेप और पहल करने में भी सहायता मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह केंद्रित है भारत चीन सीमा विवाद से, जिसको 1 साल से भी अधिक समय हो चुका है। बावजूद इसके भारत के समक्ष विदेशी क्षेत्र में अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच अप्रैल 2020 से ही सीमा विवाद विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा रहा है, जिसमें समय समय पर हम देपसांग मैदान, गलवान घाटी, गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र, पेंगोंग सो झील का उत्तरी किनारा, कैलाश रेंज और दमचौक क्षेत्र आदि का नाम सुनते हैं। इसमें वर्तमान स्थिति यह है कि मात्र गलवान घाटी का क्षेत्र और पेंगोंग सो झील के उत्तरी किनारे क्षेत्र आदि में ही सैन्य वापसी संभव हो सकी है और बाकी क्षेत्रों में अभी भी तनाव विद्यमान है, जिसको निवारित करने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा लगातार इस बात पर बल दिया जा रहा है कि मुख्य रूप से सीमा क्षेत्र में अप्रैल 2020 के पूर्व विद्यमान स्थिति को रखा जा सके। हालांकि अभी भी इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि चीन अभी भी अपनी विद्यमान सेनाओं को पीछे हटाने को तैयार नहीं है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। कोविड-19 महामारी के चलते यह चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं, जिसे विदेशी मोर्चे पर भी देखा जा सकता है। भारत द्वारा इसके तहत वैक्सीन कूटनीति के द्वारा वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत बीजिंग की वैक्सीन कूटनीति का जवाब देने के लिए मुख्य रूप से साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में वैक्सीन को मित्र राष्ट्रों में बांटे जाने के संदर्भ में अनेक देशों से सहयोग किया गया था। हालांकि जिस तरीके से वर्तमान में भारत खुद ही वैक्सीन की कमी की चुनौती का सामना कर रहा है, इससे इस बात की आशंकाएं जन्म ले रही हैं कि भारत किस प्रकार से अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी कर पाएगा। यही कारण है बांग्लादेश और श्रीलंका द्वारा भी इसे भांप लिया गया है और इसी के चलते बांग्लादेश और श्रीलंका विशेष रूप से चीनी वैक्सीन पर अपनी निर्भरता को बढ़ा रहे हैं, जो भारत के विश्वसनीय भागीदार होने के साथ ही भारत के दक्षिण एशिया में प्रभाव को भी आने वाले समय में कम कर सकता है। वैक्सीन कूटनीति के तहत चीन द्वारा मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई राष्ट्रों से सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। दक्षिण एशिया के साथ ही भारत निरंतरता के आधार पर क्वाड की भागीदारी के तहत लगातार ये प्रयास कर रहा है कि वह एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भी अपने प्रभाव का विस्तार कर सके और इसके तहत भारत क्वाड भागीदारी के तहत भारत और अन्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा यह घोषणा की गई कि हम एशिया पैसिफिक क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन की लगभग 1 बिलियन डोजेस का विस्तार करने के लिए अपने आप को कटिबद्ध करेंगे। हालांकि इस
1 बिलियन कोरोना वैक्सीन डोज आपूर्ति को भी किया जाना वर्तमान में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। हाल के समय में भारत के समक्ष जिस तरीके से कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है, उसके चलते भारत अपनी 16 साल पुरानी नीति को भंग करने को विवश हुआ है, क्योंकि भारत अब विदेशों से सहायता लेने पर विवश हो गया है। इससे भारत की संप्रभुता भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है, जो आगे चलकर चीन के साथ ही पाकिस्तान के साथ भी हमारे संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। भारत के सापेक्ष हमें यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से चीन लगातार अपनी वैश्विक वैक्सीन कूटनीति का प्रभाव बढ़ा रहा है, जिसके चलते भारत भी इससे प्रभावित है, क्योंकि खुद भारत अनेक प्रकार के मेडिकल उपकरणों के लिए चीन पर ही निर्भर है। विदेशी क्षेत्र की इन चुनौतियों के मद्देनजर हमें निश्चित ही वैक्सीन की कमी को पूरी करने के लिए कार्य करना होगा। साथ ही साथ भारत को सीमा विवाद के क्षेत्र में भी दृढ़ता से कार्य करते हुए इससे निपटना होगा। मुख्य रूप से हमें कोशिश करनी होगी कि हम दक्षिण एशिया के साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में अन्य देशों के साथ भागीदारी करें, और इसमें हमें बहुपक्षीयता के आधार पर संबंधों को निर्धारित करने की आवश्यकता है, ताकि विदेशी मोर्चे पर इन विद्यमान चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में हेल्थ स्वास्थ्य क्षेत्र से है। यह एडिटोरियल केंद्रित है भारत के समक्ष वैक्सीन आपूर्ति की चुनौतियों से। उल्लेखनीय है कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफी भयावह रूप में देखी जा रही है, और इससे बेहतर ढंग से निपटने का एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि भारत हर्ड इम्यूनिटी का विकास करे। इसके तहत भारत की कम से कम 75% जनसंख्या को या तो वायरस से संक्रमित होना होगा या फिर वैक्सीनीकृत होना होगा। वायरस से सामना करने की तुलना में वैक्सीनीकृत होना एक बेहतर उपाय है। हालांकि भारत में अभी भी वैक्सीनीकरण को लेकर काफी सारी चुनौतियां विद्यमान हैं, जिसमें वैक्सीन की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसको हम आंकड़ों के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसमें भारत की कुल जनसंख्या में मात्र 10.4% जनसंख्या ही वैक्सीन की पहली डोज प्राप्त कर पाई है, और दूसरी डोज तो मात्र 3% जनसंख्या ही प्राप्त कर पाई है। भारत द्वारा इसके निवारण के लिए विविध प्रकार की वैक्सीनों की भारत में आपूर्ति की गई है। इसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन महत्वपूर्ण है, और अभी हाल में ही रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को भी अनुमति दी गई है। हालांकि वैक्सीन को मात्र अनुमति देने से ही यह चुनौतियों का सामना हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए और भी बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि भारत द्वारा 18 से 44 आयु वर्ग में वैक्सीनीकरण की अनुमति दी गई है, लेकिन वैक्सीन की कमी होने के चलते महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि राज्यों द्वारा इसको अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। वैक्सीन की इस चुनौती का सामना करने के लिए न केवल हमें वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WTO के तत्वाधान में जो हमने दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर ट्रिप्स में छूट के प्रावधान को आगे बढ़ाया है, उसको भी भारत में लागू करने के लिए प्रयास करना होगा। और इसके संदर्भ में अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया का प्रयोग एक उपाय हो सकता है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी अपने उत्पादन संबंधों को स्थापित करते हुए वैक्सीन की आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास करना होगा, और साथ ही साथ कोवैक्सीन आदि के विकास को बढ़ावा देते हुए इसका उत्पादन दूसरी आदि कंपनियों के द्वारा भी किया जा सके, इसके लिए भी प्रयास करना होगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोवैक्सीन आदि का निर्माण करने में चूंकि सरकारी प्रयासों को किया गया है, इसमें ICMR आदि की भूमिका है, तो इसका निर्माण सरकारी प्रयासों से दूसरी कंपनियों आदि के द्वारा भी किया जा सकता है, और यदि कई कंपनियों द्वारा वैक्सीन का निर्माण किया जाता है तो निश्चित ही इस तरीके की कमी को दूर किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जारी रखने से। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा 2022 तक
नवीन संसद भवन के निर्माण किए जाने के दृष्टिकोण से सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से न केवल प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नवीन आवासों का निर्माण किया जाएगा, साथ ही साथ 888 लोकसभा सीट वाली नई संसद भवन का भी निर्माण किया जाएगा। इसमें कई नवीन केंद्रीय कार्यालयों का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसके लिए पहले से विद्यमान रहे अनेक भवनों या बिल्डिंग्स को तोड़े जाने की योजना बनाई गई है। जैसे कि इसके तहत नेशनल म्यूजियम, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और नेशनल आर्काइव्स आदि के बिल्डिंग्स को तोड़े जाने की योजना है। हालांकि इस प्रकार के व्यापक प्रोजेक्ट की कई आधारों पर आलोचना की जा रही है, जैसे कि आलोचकों द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट को पूरा किए जाने के संदर्भ में व्यापक जन परामर्श नहीं लिया गया। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो हम नेशनल म्यूजियम या फिर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की बिल्डिंग को तोड़ने की बात कह रहे हैं, तो उसमें हमारे बहुत सारे विरासत से संबंधित आर्टिफैक्ट्स आदि केंद्रित हैं। उसको हम किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, उसका किस प्रकार से संरक्षण किया जाएगा, उसका किस प्रकार से रखरखाव किया जाएगा, यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिसको ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार का बड़ा परिवर्तन किए जाने के संदर्भ में जिस तरीके की व्यापक रिसर्च की आवश्यकता होती है, उसे भी पूरा नहीं किया गया है और विशेष रूप से कोविड-19 के काल में जिस तरीके से देश महामारी का सामना कर रहा है, उसके संदर्भ में तो हमें और संवेदनशीलता के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बजाय अन्य प्रोजेक्ट पर हमें ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही कारण है कि विशेषज्ञों का कहना है कि हमें कोविड-19 महामारी का पहले सामना किया जाना चाहिए और उसके बाद ही इस प्रकार की परियोजना पर कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ परियोजना पर कार्य करने से पहले व्यापक जन परामर्श और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आदि को भी यथोचित रूप से किया जाना होगा और इसमें हम रीडेवलपमेंट पर भी समान रूप से बल देते हुए पुरानी बिल्डिंग्स और भवनों का रीडेवलपमेंट करें और इसमें हम पर्यावरणीय और सतत विकास के मानकों को भी लागू कर सकें, इसके लिए कार्य करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किए गए अनेक न्यायाधिकरणों में सुधार की पृष्ठभूमि में यह आवश्यक हो चला है कि अब एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना की जाए। सरकार द्वारा प्रख्यापित किए गए न्यायाधिकरण सुधार, युक्तिकरण और सेवा की शर्तें अध्यादेश 2021 की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, महामारी में महिलाओं ने जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर व्यवधानों का भार वहन किया है। कोविड-19 महामारी से महिला श्रमिकों पर पड़ने वाले असमानुपातिक प्रभावों की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 10 अंक 150 शब्द। पहले उत्तर की संरचना में आप भूमिका में सरकार द्वारा प्रख्यापित किए गए न्यायाधिकरण सुधार, युक्तिकरण और सेवा की शर्तें अध्यादेश 2021 का सामान्य परिचय देंगे और फिर आप अध्यादेश के माध्यम से सरकार द्वारा न्यायाधिकरणों में लाए गए बदलावों को रेखांकित करेंगे। फिर आप अध्यादेश की आलोचना के प्रमुख बिंदुओं को सामने रखते हुए न्यायाधिकरणों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की भूमिका को भी उदाहरणों के साथ स्पष्ट करेंगे। फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना में भूमिका में आप कोविड-19 महामारी के महिला श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को संक्षेप में स्पष्ट करेंगे और फिर आप इसके संदर्भ में कुछ विविध आंकड़ों को भी देंगे, जिसमें आप सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद आप महामारी से महिला श्रमिकों को बचाने के संदर्भ में कुछ उपायों को प्रस्तुत करेंगे और इसके निष्कर्ष में आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी प्रस्तुत कर सकते हैं। बायजूस IAS हिंदी के आज के इस अंक के माध्यम से हमने अधिक से अधिक तथ्यों और संकल्पनाओं की आपके साथ चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा की गई पहले पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।